नमस्कार, मेरा नाम माँ शिवम अपर्णा है और आपका हमारे YouTube चैनल हमारे प्यारे ओशो में स्वागत है। आज हमारे साथ आए हुए हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति। तो जैसे ये नाम तो बिल्कुल अनजान है नहीं, किसी के लिए भी। सभी सन्यासी इस नाम को हमेशा से सुनते आए हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ से ओशो के नव संन्यास की गंगोत्री शुरू होती है, तो जिन सन्यासियों ने सबसे पहले ये संन्यास का चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उसमें पूरी तरीके से छलांग लगाई थी, तो उन्हीं सन्यासियों में से हमारे साथ स्वामी कीर्ति आज आए हुए हैं। और मैं अपने लिए भी और हमारे सभी मित्रों के लिए भी मैं जानना चाहूँगी कि स्वामी जी, आपकी ओशो के साथ भेंट कैसी रही, आप कैसे ओशो के पास आए? मैं कहना चाहूँगा, जो कि मुझे ज़्यादा सही लगता है, वो ये कि मैं ओशो के पास नहीं गया, ओशो मेरे पास आए। मैं इतनी दूर रहता था ओशो से, और पानीपत जैसे शहर में ओशो तो कभी आने वाले थे नहीं, पर उनके साहित्य के माध्यम से वो मेरे पास पहुंच गए। इसलिए मेरा पहला नाता उनके साथ साहित्य के माध्यम से जुड़ा। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, धर्मयुग, और साप्ताहिक हिंदुस्तान भी। उनमें कभी कभी ओशो के प्रवचन छपते थे, और मैं उनमें जो धर्म चर्चा होती थी उसको छोड़ देता था, क्योंकि धर्म चर्चा से मेरा कोई लेना देना था नहीं। पर एक बार मैंने सोचा कि इस तरह मैं कुछ जो छोड़ देता हूं तो मेरे भीतर पक्षपात पैदा हो जाएगा, सो मुझे वो भी पढ़नी चाहिए। तो उस बार जब मैंने पढ़ी तो उसमें आचार्य रजनीश का एक लेख, क्या मनुष्य एक यंत्र है, और उस लेख को पढ़ के मैं उनका हो गया। एक तरह से छोटा सा लेख था, आधे पेज का ही होगा, और उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपना स्वामी नहीं है, क्योंकि वो यंत्रवत जीता है। हम यंत्रवत व्यवहार करते हैं। कोई हमारी तारीफ कर देता है तो खुश हो जाते हैं, कोई हमारी निंदा कर देता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में रहता है, और प्रतिक्रिया, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो ऑटोमेटिक होती है, इसलिए यांत्रिक है। स्वामी जो होता है वो ऑटोमेटिक रिस्पांस नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, उसका एक सजग, संवेदनशील प्रतिसंवेदन होता है। रिस्पांस का अर्थ प्रतिसंवेदन उसमें लिखा था उन्होंने। तो ये पढ़ के मेरी यात्रा शुरू हो गई कि जो आसपास धर्मों का पाखंड था, ओशो ने मुझे वहां से छुड़वा दिया, और मैं एक तरह से उनका दीवाना ही हो गया। फिर हर 2-4 महीने में जब कोई लेख कहीं से मिलता था तो मैं ढूंढता रहता था। और इतना ही नहीं, मैं और लाइब्रेरीज में गया, जहाँ पुराने अंक दिखेंगे तो मैं वहां से निकाल कर लाऊं। तो वो भी मुझे मिल गए। पानीपत में एक मॉडल टाउन में एक लाइब्रेरी थी, वहां से ले आया निकाल के, एक फाइल बनाई, सब पढ़े मैंने। फिर मुझे पब्लिक लाइब्रेरी थी? हाँ, पब्लिक लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल थी? नहीं, बुक्स नहीं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग पत्रिका है। तो उनमें जो लेख छपे होते थे मैं खोजता था और वो पन्ना निकाल लेता था, अपनी फाइल बनाई उसकी और पढ़े मैंने। और फिर मैंने खोज शुरू की कि इनकी किताबें कहाँ मिलेंगी। किताबें तब तक बहुत छपी भी नहीं थी और उनकी चर्चा भी नहीं थी। फिर अचानक मैंने एक चर्चा देखी किताब की, समाजवाद से सावधान, जब इंदिरा गांधी ने समाजवाद का नारा दिया था और गरीबी हटाओ समाजवाद लाओ, इस तरह की बात थी। तो मैंने वो फट से किताब मंगवाई, और उसके साथ किताबों की लिस्ट भी आ गई, संभोग से समाधि की ओर, मिट्टी के दिए, क्रांति बीज, इस तरह की छोटी छोटी किताबें, तो वो सब मंगवा ली मैंने। फिर एक पत्रिका भी आ गई, ज्योति शिखा, जो त्रैमासिक थी, जिसका संपादन कर रहे थे फिल्म एक्टर महिपाल, वो भी बड़ी अच्छी लगी, उससे मुझे और जानकारियां मिली।
ओशो के पत्र छपे होते थे कि एक पत्र मैंने पढ़ा कि मैंने यात्राएं बंद कर दी। अच्छा। अब मैं जो लोग प्यासे हैं वो स्वयं मेरे पास आएंगे, मैं अब घूमूंगा नहीं ज्यादा। तो मुझे लगा कि अब तो इस दिशा में पानीपत या दिल्ली या कहीं अमृतसर तो आने से रहे, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनके पास। तो उन्हीं दिनों एक किताब का विज्ञापन आया उस पत्रिका में, जिन खोजा तिन पाइया, और वो थी 7 चक्रों की, 7 शरीरों की मिस्टीरियस बुक, एक रहस्य से भरी हुई किताब, जो कि शब्दावली से ही मैं परिचित नहीं था कि ये 7 शरीर होते हैं, 7 चक्र होते हैं, चेतना की ऐसे यात्रा होती है, कुंडलनी की ऐसे यात्रा होती है। मैंने आधी किताब पढ़ी, बंद कर दी, और मैंने कहा कि अब मैं उनके पास जाता हूं। और क्योंकि आधी किताब के बाद तो प्रश्नोत्तर थे, पहले सीधे प्रवचन थे, तो मैंने कहा वो फिर मैं उनके पास जाता हूँ पहले। और मैंने टिकट कटाई, और मैं बीए 3rd ईयर में था, अभी सितंबर का महीना था, अभी तो 6 महीने आगे तक चलना था मुझे पढ़ाई के लिए। मतलब 19-20 साल के थे? 21 साल। 21 साल। हाँ, तो वो मैंने कहा इसको जाने दो, अब क्या करना है, ये 3rd ईयर भी पूरा करने के लिए, अब तो सीधा ओशो के पास जाता हूँ। तो टिकट कटाई और मैं बॉम्बे पहुंच गया, और जिस दिन पहुंचा उसी दिन सन्यास भी हो गया, जो कि मुझे सन्यास की जानकारी थी भी नहीं, सन्यास क्या होता है, ओशो का नाम सन्यास क्या है। मैंने तो उन्हें इतना ही कहा कि मैं आपके पास रहने आया हूँ, और उन्होंने मुझे अच्छा सन्यास लेना है, सन्यास दे दिया, और उस दिन से मेरी ओशो के साथ अंतर यात्रा शुरू हो गई। स्वामी जी, ये वाला जो है इसको आप थोड़ा सा हमें और बताइए कि जैसे आप वहाँ उनको मिलने पहुँचे तो आप उनको सीधा मिल सके, और जब आपने उनको पहली बार देखा तो कैसे क्या 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 घटा आपके अंदर? मैं सीधा तो नहीं मिल सका, जाते ही मुझे माँ लक्ष्मी जो ओशो की सचिव थी, वो रिसेप्शन पर ही बैठी थी। मैंने उनको कहा कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, तो कहती है कि कहाँ से आए हो। मैंने अपने शहर का नाम बताया, वो समझी कि नहीं समझी मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी 3-4 दिन उनके प्रवचन, जहाँ सार्वजनिक प्रवचन हो रहे हैं, वो सुनो, और फिर मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगी मिलने की। और मैं तो ठान के आया था कि आज ही मिलना है हमको, तो मैं तो बैठा रहा, मैं इस उत्तर से दंग रह गया कि ऐसा भी क्या मामला है कि मिल नहीं सकते तुम। तो 1 घंटा बैठा रहा मैं, मेरे अलावा कोई था भी नहीं वहाँ पे, और ओशो मुझे लगा कि मिल सकते हैं, कोई है ही नहीं मिलने के लिए। फिर मैंने देखा कि वहाँ लिखा था भगवान श्री रजनीश से मिलने का समय 3 से 4 या ऐसा कुछ, तो 4 बजने के करीब आ गए। तो मैंने सोचा, आप तो ये मुझे कहे कि जाओ, ये तो टाइम पूरा हो गया। तो मैंने कहा माँ, एक ऐसा, मैं उनके नाम नोट लिख के देता हूँ, चिट्ठी लिख के देता हूँ, उनके पास ले जाइए, फिर वो जो वो कहते हैं मैं मान लूंगा। पहले मैंने सोचा था कि वो बाहर निकले मैं खुद ही पकड़ लूंगा, पर बाहर आ ही नहीं रहे वो। तो मैंने नोट भेजा, और उन्होंने बिना पढ़े, इतनी अच्छी बात हुई कि बिना पढ़े वो लेके चली गई नोट। मैंने क्या लिखा है, उन्होंने देखा नहीं क्या लिखा है। हाँ, एक सेक्रेटरी जैसे बीच में नहीं आती है कि क्या पत्र आया है, खोलना नहीं है, ऐसे नोट दिया और लेके चली गई, और तुरंत आती है, एक क्षण में वापस आ गई, चलो बुलाते हैं। अच्छा। क्योंकि कोई बड़ी बात तो थी नहीं, 4 लाइनें ही मैंने लिखी थी कि भगवान श्री, मैं पानीपत से यहाँ आया हूँ, रास्ते में मुझे कोई बाधा नहीं आई, रुकावट नहीं आई, और अब मैं थोड़ी दूरी पर बैठा हूँ और आप यहाँ बैठे हैं, इस बीच में कैसी बाधाएं हैं, कैसी दीवार है, मैं समझ नहीं पाता। मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं कह नहीं सकता, मैं आ गया हूँ, यही मेरी अभिव्यक्ति है, इतना ही। ये 4 लाइनें थी, और वो लेके गई और तुरंत आई कि बुला रहे हैं, हो रहा कमरा, जाके मिल लो। तो
लेके भी नहीं गई, जैसे कि इंट्रोड्यूस करना होता है कौन आपको मिलने आया, कुछ नहीं। और आप जाओ मिल लो। अब वो और मैं तो उस समय उनका द्वार खोला अंदर देखने के लिए, कहाँ बैठे हैं, सीधा सामने चेयर पर ऐसे भव्य उनकी आकृति और ग्लो, जगमगाहट पूरे कमरे में, ऐसी सूरज की धूप की जगमगाहट नहीं, उनकी जगमगाहट चारों ओर। और मुझे उसी समय लग गया कि मेरे भीतर से कुछ जाके उनके चरणों में समर्पित हो गया है। अब तो मुझे कुछ कदम चल के वहां उनके पैरों के पास बैठना है। और वो मैं वहां जाके बैठ गया। उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ, बहुत मधुर स्वर में, जैसे एकदम जस्ट फेमिनिन वॉइस, जैसे वेरी सॉफ्टली वेरी ग्रेसफुली, कैसे आना हुआ। तो मैंने अपने को समझाना शुरू किया भीतर के, तुम पूछो कुछ कहो। अब तो जवाब बंद हो गई थी। तो उन्होंने कहा, फिर कहा कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा आपके पास रहने आया हूँ। फट से ऐसे मुंह से निकला, ये भी बिना सोचे निकला होगा, जो निकलना था वो निकला। तो उन्होंने कहा मेरे पास यहाँ तो संन्यास लेना है, जैसे भी आपको बदलने का। तो इतने में उन्होंने ठाका लगाते हुए ये कहा था संन्यास लेना है। तो उनके पास इंटरकॉम रखा था, उन्होंने वहां प्रेस किया और कहा मधु माला लाओ। अच्छा। माँ आनंद मधु उस समय सन्यासियों की प्रमुख थी, प्रेसिडेंट थी देश के, भारत के सन्यासियों की। तो मधु को बुलाया और माला लेके आ गई। पर आपको पता था कि ओशो का सन्यास का क्या अर्थ है या उसमें क्या होता है? ऐसे धुंधला सा ख्याल हो सकता है, हो किसी पत्रिका में पढ़ा हो, लेकिन कोई पूरी जानकारी कुछ नहीं था मेरे पास कि क्या हो रहा है, कहाँ हुआ सन्यास। मैं तो सिर्फ उनके साहित्य से, क्रांतिकारी साहित्य से, और फिर ये क्रांति भीतर की तरफ लेके चली गई। कहाँ समाजवाद से सावधान, कहाँ संबौद्ध समाधि की ओर, गांधी की किताबें, अस्वीकृति में उठा हाथ, इस तरह की किताबें पढ़ के आया था, क्रांतिकारी किताबें। और फिर अचानक एक दिन हाथ लगती है, जिन खोजा तिन पाइया, तो वो तो अंतर यात्रा के बारे में थी। तो उस कारण से मुझे लगा कि अब तो उनके पास ही जाके पता लगेगा कि ये क्या है। तो जिज्ञासा थी, पर कोई ऐसे प्रश्नों से भरा हुआ मन नहीं था। जिज्ञासा थी कि साधना क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि पहले तो नाम दिया, तुम्हें नाम देते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति, और सर्टिफिकेट निकाला और उस पर लिखा। तो फिर माँ आनंद मधु का परिचय देते हुए कहा कि ये माँ आनंद मधु हैं, इनकी कीर्तन मंडली कल से शुरू हो रही है, उसमें अभी 3 हफ्ते के लिए गुजरात जाएगी, वहाँ से फिर उसके बाद माउंट आबू में कैंप होगा, सारी मंडली वहाँ आएगी, वहाँ 9 दिन का ध्यान शिविर होगा, और वो निर्वाण उपनिषद शिविर था। तो इस प्रकार उन्होंने परिचय अपना डिटेल बता दिया कि ऐसे साधना शुरू होगी। तो मैंने उठ के माँ आनंद मधु के भी पैर छुए, और माँ आनंद मधु ने चुटकी लेते हुए कहा, पैर तो इन्हीं महाराज के छुओ, मेरा तो सिर पकड़ो। तो खैर माँ के बोलने का ढंग था अपना। बाहर आए, और फिर जो माँ लक्ष्मी रुकावट डाल रही थी मिलने में, वो चाय लेके खड़ी है। चाय पिलाई, और फिर एक माँ भगवती को कहा कि स्वामी कीर्ति को वहां पहुंचा दो जहां और मंडली के लोग रुके हुए हैं। पर मैं जब बाहर आया तो मैंने बड़ा अच्छा नजारा देखा कि पूरा बंबई नाच रहा है। अच्छा। क्योंकि वो गणेश चतुर्थी का जिस समय गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, अच्छा, तो सब रोड पे होते हैं। अच्छा, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। तो उनके साथ मैं भी शामिल हो गया नाचने में, क्योंकि मेरा नृत्य अपने
भीतर की पुलक से आ रहा था किसको मिल के आया हूं मैं, ये सब तो ठीक है, पर मुझे तो कुछ मिला है। तो आपने झूम गया। हाँ, तो नाचा उनके साथ और फिर वो माँ भगवती ने मुझे वहाँ छोड़ा जहाँ मंडली रुकी हुई थी। और मंडली, मुझे वस्त्र मेरे पास नहीं थे संन्यास वाले, तो एक सन्यासी ने कहा मैंने जाने का इरादा छोड़ दिया तो मेरे वस्त्र ले लो, तुम पहन लो। तो वो मेरे हम उम्र थे, स्वामी कृष्ण वेदांत, और यात्रा शुरू। आपकी बात से ऐसा लगता है स्वामी जी कि जैसे आपने संन्यास लेने का ओशो के साथ कोई डिसीजन नहीं लिया, बिल्कुल समर्पण अपने से ही हो गया जैसे। हाँ, मुझे ये लगा कि संन्यास तो एक तरह से औपचारिक अभिव्यक्ति है उसकी, घटना तो समर्पण की उसी समय, मैं तो कहूँगा इवन उनको देखने से पहले ही घट गई थी, पर ये था कि उसको कंफर्म हो गया वो तो जब मैं अपने शहर में रहता था तो ऐसा लगे कि मेरे तार तो जुड़ ही गए थे। और इसलिए मुझे उस समय ओशो ने ये भी कहा कि मैं तो इंतजार करता था। अच्छा। जब मिले पहली मुलाकात में, I was waiting for you like that। तो और मैंने इसको ऐसे देखा कि इसको ऐसे ध्यान की यात्रा की तरह ज्यादा नहीं देखा। जब जब हम मिले तो हमने उनके कार्य प्रसार की बातें ही की कि पहले दिन सन्यास दीक्षा लेना और दूसरे दिन चल पड़ना दुनिया को बताने के लिए। तो वो जो है कि बस सिर्फ देखा है उनको, ना ध्यान सीखा है अभी, ना कीर्तन की रुचि है कोई बहुत, और उनको देखा है और उनका प्रचार करने निकल पड़े। हाँ, अच्छा। जो मिला है उसको बांटने। हाँ, वो दिन था 4 सितंबर 1971। तो फिर कीर्तन मंडली में आप रहे, उसके बाद फिर आपका पूना आश्रम जाना कब हुआ? कीर्तन मंडली पूना आश्रम कब बना और आप वहाँ पर? श्री रजनीश आश्रम पूना की शुरुआत हुई थी 21 मार्च 1974 को। उसके पहले हमारे पास कोई स्थान भी नहीं था रुकने का। पहला आश्रम पूना ही था। उसके पहले एक और आश्रम था, लेकिन उसको ऐसी कोई सक्रियता नहीं थी उस आश्रम में। वो था विश्वनीड़ आजोल में, जहाँ हमने 21 दिन का मौन किया था। कीर्तन मंडली 1 साल घूमने के बाद जैसे बहुत बात करके थक जाती है, तो उसको एक ओशो ने कहा कि तुम अब 21 दिन का मौन कर लो। अच्छा। सारी मंडली को अलग अलग रूम में, आइसोलेशन एंड साइलेंस। अच्छा। तो उस आश्रम में की थी हमने। फिर मंडली शुरू हो जाती थी अपनी दिशा में जाने के लिए, और हम हर माउंट आबू कैंप में आया करते थे। हर 3 महीने में माउंट आबू में कैंप होता था। मंडली घूमेगी फिर कैंप में आ जाएगी। तो इस प्रकार, पर मैं मंडली से 1-1.5 साल के बाद अलग हो गया था और मैंने पत्रिका शुरू कर दी ओशो की। मैंने कहा कि मुझे पत्रिका के माध्यम से मिले हैं ओशो, तो मैं भी पत्रिका निकालूंगा। अच्छा। तो ओशो को मैंने पत्र लिखा कि मैं आपकी पत्रिका पंजाब हरियाणा से शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फट से 5 नाम दे दिए मुझे, लिखित में आ गए नाम मेरे पास। तो ओशो की पहली पत्रिका का मतलब आपसे शुरू हुई? नहीं, पहली पत्रिका जबलपुर से युक्रांत निकल रही थी। अच्छा। लेकिन ओशो बॉम्बे आ गए थे। फिर ओशो बॉम्बे ही रहने लगे, तो युक्रांत तो दूर पड़ गई थोड़ी, जबलपुर से पत्रिका निकलना। तो मुझे लगा कि मैं अब उनको मिल चुका हूँ और मैं उन्हें मिला हूँ साहित्य के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, तो मैं उनकी एक पत्रिका शुरू करता हूँ। और ऐसे पत्र लिखा, जवाब आएगा देखेंगे।
जवाब फट से आ गया और कहा 5 नाम है, इसमें से एक कोई चुन लो नाम। आनंद, भावना, चेतना, साधना, करुणा, ऐसे 5 नाम आए। अच्छा। तब आनंद पहले था तो मैंने आनंद चुन लिया। अच्छा। तो आनंद चुन लिया तो पत्रिका शुरू भी कर दी। फिर आनंद की रजिस्ट्रेशन नहीं मिली क्योंकि किसी और ने रखा हुआ था, तो मैंने उसको आनंदिनी कर दिया, आनंद देने वाली। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो ऐसे पत्रिका निकाली कुछ 1 आध साल तक, और फिर मैं पटना गया और पत्रिका वहां सारे पुराने अंक जो छप चुके थे वो 1 हफ्ते के भीतर सब बिक गया। मैंने कहा यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं। लुधियाना इतनी नहीं बिकती थी जितनी के पढ़ने वाले तो वहां थे। लुधियाना में पैसे की कमी नहीं होती थी क्योंकि पत्रिका को निकालने के लिए विज्ञापन मिल जाते थे, पर पटना में ऐसा कुछ नहीं था, तो पत्रिका बिक गई। और पर वहां उस समय एक और समस्या थी कि आनंद मार्ग थोड़ा बदनाम हो गया था, उनके कहानियां छप रही थी। तो मैंने सोचा कि आनंद शब्द हटाओ, रजनीश संदेश रखो, सीधा नाम। अच्छा। तो मैंने रजनीश संदेश नाम रख दिया और 2-3 अंक निकाले और वो चल पड़ी। तो मैंने सोचा ये नाम मैंने खुद ही बदल डाला है, ओशो से पूछा ही नहीं है। तो मैं अब पुणे जाता हूँ, तब तक आश्रम शुरू हो गया था। जाता हूँ अक्टूबर के महीने में 74 में मैं पुणे आया और मैंने उनको कहा कि मैंने आपसे बिना नाम की अनुमति लिए आपका नाम रख दिया रजनीश संदेश, अब आप क्या कहते हैं, मैं जारी रखूं या क्या करना है? तो उन्होंने कहा उसको बंद करो, अब यहाँ से पत्रिका रजनीश फाउंडेशन न्यूज़ लेटर शुरू होना है, तुम आगे शुरू करो, यही आ जाओ। यही आ जाओ। तो वहाँ मैंने कहा 1 महीने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, अगला अंक निकाल कर मैं पाठकों को सूचित करूंगा कि ये पत्रिका बंद हो रही है, अब आपको रजनीश फाउंडेशन न्यूज़ लेटर मिलेगा, तो हाँ तो जल्दी आ जाओ करके। तो ये किस सन की बात है? 74 की। 74 में आप फिर पुणे। हाँ। तो मैं अक्टूबर में वापस गया, नवंबर में वापस पटना से पुणे आया और पुणे नवंबर में आके दिसंबर का पहला अंक निकाला, 11 दिसंबर को ओशो का। So this way I became the founding editor of रजनीश टाइम्स, रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर। उस समय यही नाम था, हिंदी और अंग्रेजी में ये 2 पाक्षिक थे पत्रिकाएं जो निकलती थी, और हर 15 दिन में पत्रिका छपनी शुरू हो गई। और ओशो ने स्वयं कहा कि ये पत्रिका का साइज ये होगा और उसके फ्रंट पर फुल पेज फोटो होगा, अंदर एक पूरा प्रवचन होगा, ध्यान केंद्र की गतिविधियों की सूचना होगी, और जो ध्यान केंद्र हैं वो भी, और आश्रम की गतिविधियों की सूचना। तो ये आपको करना है हर 15 दिन में। और साथ में कि कोई एक संपादन के लिए किताब उठा लो, प्रवचन माला उठा लो और वो संपादन करना है। और वो साथ में मुझे मिली शिव सूत्र का संपादन, पहला उनकी किताब, टेप से उतारना और लिखना और प्रेस में भेजना संपादन करके। तो 2 काम एक साथ शुरू हुए। तो ये पत्रिका का संपादन करते हुए फिर कुछ समय बाद तो ओशो अमेरिका चले गए थे, तो आप भी उनके साथ गए थे? ओशो गए, वहाँ 1 जून को पहुंचे थे अमेरिका में 81 में। और मेरे लिए निर्देश ये था कि जो साल भर के शेष इश्यू हैं जून से लेकर दिसंबर तक के, वो प्रकाशित करके डिस्पैच करवा के उसके बाद में आओ, क्योंकि आगे कोई काम शुरू नहीं हो रहा था जहां वो जा रहे थे तुरंत। तो ये निर्देश था, तो मैंने ये किया कि एडवांस में छापना शुरू कर दिया। अभी जून से मैंने स्पीड से सारे अंक एडवांस में छाप के रख दिए। तो ये काम सितंबर एंड और अक्टूबर की बिगिनिंग में पूरा हो गया।
अब डिस्पैच करने वाला स्टाफ डिस्पैच करता रहेगा। मतलब आपने पहले ही कुछ अंक ऐसे एडवांस में वो प्रिंट करवा दिए, हाँ, फिर वो अपने समय से डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, वितरण चलता रहेगा जब उनकी डेट आएगी। गैप नहीं आना चाहिए। हाँ, गैप नहीं आना चाहिए। हाँ। और लोगों को उसमें बस एक कमी थी, वो ये कि ओशो कहाँ है क्या है उसकी कोई खबर नहीं होती थी उसमें। वो वहां से भेज सकते थे हम जहाँ वो होंगे, तो वो पत्रिका लोगों को मिलती रही, जैसे कि मेंबरशिप है, सब्सक्राइबर है, सबको मिलती रही। और अक्टूबर में मैंने अपना टिकट की व्यवस्था की और मैं ओरेगन पहुंच गया। अक्टूबर 1981। अच्छा, सेम ईयर ही आप वहां पहुंचे? हाँ, 81 में ही। तो ओशो वहां अगस्त में पहुंचे थे ओरेगन में, और तब कोई घर नहीं बने थे, कुछ हुआ नहीं था विशेष, थोड़ी बहुत व्यवस्था हो चुकी थी इस, तो जो भी था। तो एक रजनीशपुरम का निर्माण हो रहा था उस समय, सब सारी ऊर्जाएं शहर के निर्माण में लगी हुई थी। फिर वो देखते ही देखते बड़ा शहर खड़ा हो गया, और फिर वहां तो मेरा संपादन का कार्य नहीं था, पर मेरा ये कार्य हो गया कि मैं लोगों को जहाँ ये हो रहा है उसकी डिटेल भेजता रहा सन्यासियों को। अच्छा। क्योंकि मेरे पास तो लोगों के नाम तो थे, क्योंकि मैं संपादन करता रहा था, तो सिर्फ इन्फॉर्म करना कि कैसे कब आ सकते हैं, अभी फर्स्ट एनुअल वर्ल्ड सेलिब्रेशन होगा, फिर दूसरा होगा, फिर इस तरह की यहाँ की क्या गतिविधियां हैं, तो संपर्क बना लिया। और जब मतलब बीजारोपण हुआ, शुरुआत के अंकुर फूट रहे हैं, तब से लेके रजनीशपुरम की भी गतिविधियां बताता रहा। तो ये आप कैसे, क्या माध्यम था, आप सन्यासियों तक या उनके प्रेमियों तक कैसे पहुंचाते थे? वो हमारे पास डेटाबेस तो होता था लोगों के नामों का, तो पर्सनली इंडिविजुअली आप उनको? हाँ, कि जिन जिन जो लोग हमें पता है कि जैसे सपोज के माँ सोहन बहुत याद करती होगी ओशो को, जानना चाहती होगी कि कहाँ है, या कोई और है जो नहीं आए हैं अभी, जिनके साथ हम हमेशा उठते बैठते थे, वो तो मिस कर रहे होंगे। फिर हम उन पत्रों में ये भी लिखते थे कि आप अन्य मित्रों को बता दें। अच्छा, पत्र लिखा करते थे सबको? हाँ, हाथ के लिखे हुए, जो टाइपिंग तो मैं जानता नहीं है, और टाइपिंग इतने सारे पत्र लिखते थे? हाँ, अच्छा, पोस्ट कार्ड या पत्र या जो भी वहां से संभव था। तो और किसी के पत्र अगर आ गए हैं तो उनका जवाब भी देते थे, उत्तर भी देते, पर अपनी ओर से इनिशिएटिव लिया था कि हम जो मित्र ओशो से जुड़े हैं वहाँ पूना में, वो तो मिस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कहाँ है, कोई खबर नहीं हो उनको होगी, तो हम वापस एक सेतु खड़ा किया हाथ से लिखने का। तो ये मैंने कोई 1-1.5 साल किया। फिर ओशो के भाई शैलेंद्र आ गए थे, तो वो काम उनको दिया और मैं किसी और यात्रा पर निकल गया। तो इस प्रकार 85 में जब ओशो वापस आ रहे थे, उसके पहले 2 हफ्ते पहले मैं भारत वापस आ गया था। और फिर ओशो कुछ समय मनाली में रहने के बाद नेपाल गए, नेपाल से फिर 21 देश की यात्रा पर निकल गए। और उस गैप में जब वो लौटने वाले थे, पहले वो चले गए तो मैं भी जर्मनी चला गया कि वहां से मेरे लिए आसान होगा, जहां भी ओशो होंगे मैं उनको पकड़ लूंगा, उनके पास पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भारत में बैठा रहा तो वीजा ही मिलना मुश्किल हो जाएगा अलग अलग देशों का। तो तैयार रहना कि कहीं भी से सूचना आए। तो मैंने अंत में जब उरुग्वे पहुंचे तो उनको एक पत्र लिखा कि मैं आपके पास उरुग्वे आऊं, या कि आपका भी इसके बाद कहाँ यात्रा है। 21 देश की यात्रा हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा भारत। तो सूचना एक तरह से कि कैसा बढ़िया होगा कि हम फिर एक अपने स्थान पर बैठ के, ऐसे प्यारी सी भाषा में उत्तर आया था। तो फिर मैंने बॉम्बे आ गया और बॉम्बे से पुणे आ गया, और पत्रिका वहां से रजनीश टाइम्स के तब तक नाम बदल गए थे, न्यूज़लेटर नाम नहीं रहा था, फिर रजनीश टाइम्स साप्ताहिक शुरू की,
हर सप्ताह निकालने लगे, हिंदी में, अंग्रेजी में। मैत्री जी आए हुए थे तो हम दोनों मिलकर कर रहे थे, और नरेंद्र बोधिसत्व थे। तो इस प्रकार एक डिपार्टमेंट था जो इन चीज़ों को देख रहा था। तो जैसे ही मैं पहुंचा, जो मेरा काम था मुझे मिल गया वही करने का, और शुरू कर दिया। और ओशो बॉम्बे आए तो स्वामी सूरज प्रकाश के घर में उनके प्रवचन शुरू हुए, और हम हर 10-15 दिन में हमारी बारी आती थी, क्योंकि सूरज प्रकाश जी के घर सिर्फ 25, 30, 40 लोग ही बैठ पाते थे, इतने सारे सन्यासी हैं। तो कम्यून से हमारी गाड़ी जाती पूना से बॉम्बे हर 10-15 दिन में, जब तक के वो पूना नहीं आ गए। फिर 4 जनवरी 87 ओशो पूना आए। अच्छा, और पत्रिका पहले शुरू हो चुकी? पत्रिका पहले शुरू हो गई थी। हाँ। तो वो तो वही काम करना था जो हमेशा करते रहे हैं। और ऐसा हुआ कि जो डिपार्टमेंट था हिंदी का वो बिखर चुका था। 2-3 लोग तो थे, बाकी पूरा डिपार्टमेंट बिखर चुका था। तो जब ओशो आए तो उन्होंने सारी किताबों की लिस्ट दी, अनुवाद करो, प्रकाशित करो, ये सब मिला। तो मैंने उनसे कहा कि डिपार्टमेंट तो बिखर चुका है, तो जो लोग पहले हुआ करते थे मैंने उनके नाम भेजे कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसने सबको इंस्ट्रक्शन दी कि वापस जाओ उस डिपार्टमेंट में और वो काम शुरू करो। तो फिर वापस डिपार्टमेंट खड़ा हुआ और फिर पब्लिकेशन शुरू हो गया। तो फिर 87 से 90 और 2019 में ओशो ने शरीर छोड़ा, लेकिन वो संपादन कार्य चलता रहा। मैं 2000 तक वो कार्य वहाँ करता रहा। तो फिर वो जो न्यूज़लेटर था, रजनीश टाइम्स था, वो फिर ओशो टाइम्स कब बना? जब उनका नाम उन्होंने चेंज किया, वो तो आखिरी साल में थे जब नाम चेंज हुआ, आखिरी साल के आखिरी दिनों में 1990 में। उसके 89 के 2-4 महीने पहले। और जब तक के हम सब बदले हैं तब तक तो नए मैसेज आ जाते थे शो में, तो बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। तो अंततः वो फिर हम ओशो दर्शन भी निकालते थे, एक ओशो दर्शन, एक ओशो टाइम्स। ओशो दर्शन ग्लॉसी मैगजीन होती थी, वो 2 महीने में एक बार छपती थी, और ओशो टाइम्स 15 दिन में या महीने में निकलता था, 15 दिन में निकलता था। तो हमने दोनों को मर्ज कर दिया, एक ही बना दिया ओशो टाइम्स, तो मासिक कर दिया उसको। तो 2 महीने भी नहीं और 15 दिन भी नहीं या साप्ताहिक भी नहीं, एक मासिक पत्रिका। और साइज बड़ा जो निकलता था वो बंद कर दिया, और एक फुल फ्लेज पत्रिका जो कलर में हो। स्वामी जी, फिर ये ओशो टाइम्स पत्रिका का संपादन और दूसरी किताबों का संपादन आप करते रहे, आश्रम में रहते रहे, पर फिर उसके बाद आपने कुछ समय बाद पूना छोड़ दिया। जब ओशो ने शरीर छोड़ा, शायद उसके 10 साल बाद तक, 10 साल तक आप आश्रम में थे, और उसके बाद फिर आपने पूना छोड़ ही दिया और फिर दिल्ली आ गया। तो ये ट्रांजिशन कैसा था और कुछ बताएं? मेरी भूमिका तो हमेशा साहित्य के साथ जुड़ी रही है, चाहे ओशो के किताबें छापना हो, बेचना हो, बुक एग्जीबिशन में जाना हो, बुक फेयर्स में जाना हो, ये साहित्य के प्रचार प्रसार में लगे हैं शुरू से। इसके साथ एक बात और जुड़ गई थी, वो थे आश्रम के प्रेस ऑफिस का कोऑर्डिनेटर। अच्छा। स्पोक्स पर्सन का जॉब। और ओशो ने वो स्वयं दिया था। जब स्वामी आनंद मैत्रेय की ने शरीर छोड़ा तो उस समय उन्होंने कहा कि अब तुम काम ये संभाल लो। वो भी 87 जुलाई के आसपास शुरू हो गया था वो काम। उन्होंने कहा कि इतना ही करना कि मेरे संबंध में जो भी छपे, कहीं भी छपे, उसको उपेक्षा नहीं करना, उसको अगर वो नेगेटिव है तो उसके हर पॉइंट का जवाब देना। अच्छा।
अगर आपके, एक तो ये है कि जो लिख रहा है नेगेटिव वो यहाँ रहता नहीं है, वो जानता नहीं पूरी तरह। तुम मेरे साथ रहते हो, तुम जानते हो, तो यू आर इन ए बेटर पोजिशन टू आंसर ऑल दिस पॉइंट्स। तो आंसर पॉइंट बाय पॉइंट, और फिर जब वो प्रकाशित करें तो धन्यवाद देना। दो चीजों का ध्यान रखना बस। डू नॉट फ्रीक आउट ऑन नेगेटिव आर्टिकल, आंसर इट। वो नहीं जानते, तुम जानते हो, उनको पूरा सच पता है। हाँ, तो वो मैंने शुरू किया। फिर इससे क्या हुआ कि प्रेस बहुत पॉजिटिव हो गई। अचानक वो मित्र जैसी कि उनको रात के 12 बजे भी मेरे से कुछ पूछना है तो उत्तर मिल जाता था कहीं भी। तो एक रिलेशन बन गया। एंड आई न्यू कि ये लोग पढ़ते करते नहीं हैं, इस कारण से अध पका अध कचरा लिख देते हैं। तो मैं उनको जब भी मिलने जाता, कोई किताब दे जाता, कोई पत्रिका दे आता, कुछ और कहता कि आपको कुछ पूछना हो तो मैं अवेलेबल हूँ किसी भी समय। और वो इतना सुंदर हो गया मामला कि टर्न अराउंड हो गया पूरा प्रेस के साथ। तो जो एक बात फैल गई कि ये कोई अवेलेबल है जो उत्तर देगा, तो एक बिरादरी सी बन गई प्रेस के साथ। जैसा कहते हैं कि अब उनसे हम ये कह सकते हैं कि आप ओशो के प्रवचनांश छापिए। और ओशो ने खुद ये सूचना दी कि जैसे कोई महावीर जयंती आती है, कोई विशेष दिन आता है, गुरु नानक जयंती आती है, तो मेरे किताबों से वो आर्टिकल निकाल कर उनको भेजो। अच्छा। तो ये सब मुझे दे दिया काम साथ में, अतिरिक्त और काम, प्रेस ऑफिस कोऑर्डिनेशन। तो 2000 तक मैंने खूब आनंद लिया प्रेस को फीड करने का, सब चलता रहा और प्रेस बहुत अच्छी हो गई थी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि ज़ूरिक में एक OIF का ऑफिस खुला है, और वहां से मुझे सूचना मिली कि अब मैं जो प्रेस विज्ञप्ति या आर्टिकल भेजूं पहले उनको बताऊं, क्योंकि वो ज़ूरिक का कॉपीराइट हो गए। तो मैंने हाँ ज़ूरिक में कॉपीराइट, हाँ। तो अब वो मेरी फ्रीडम चली गई। इस कारण से पहले उनको बताना पड़ेगा। जैसे ओशो को अगर टेलीविजन पे ले जाना है तो बताना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन की जो सैटेलाइट टीवी होती है, देश के बाहर भी उसकी फुटप्रिंट होते हैं। तो स्वामी जी, ओशो का तो जो जब तक रहे ज़ूरिक से कुछ लेना देना कभी रहा? ये अलग विषय है, पर उस समय ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने सेम नेम ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ज़ूरिक में रजिस्टर कराया, और मुझे सूचना मिली कि वो न्यूयॉर्क से ऑपरेट करेंगे और ज़ूरिक में रजिस्टर्ड है। तो मैं उनसे पहले पूछूं, कुछ भी प्रेस को दूं, कुछ उनका छपवाऊं, तो उनकी पॉलिसी बदल गई कहने का अर्थ है। और तब मैंने कहा कि ये तो मुझे ओशो से डायरेक्ट काम मिला हुआ था, मैं अभी तो फिर मैं पुणे से बाहर जाता हूँ, वहां जाके करूँगा। और मैंने कह दिया कर्मियों को कि दिल्ली में बुक फेयर लगना है जनवरी में, 2000 जनवरी फरवरी में, मैं वन वे टिकट लेके जाऊंगा और फिर वहीं रह जाऊंगा दिल्ली में, और वहां से ये कार्य करूंगा। तो फिर मैंने यहाँ आके 1 साल के भीतर ओशो वर्ल्ड पत्रिका का संपादन शुरू किया, और इन विषयों को बताया कि क्यों ऐसा करना हो रहा है। फिर जब ओशो नाम रखा तो फिर लीगल नोटिस मिला कि तुम ये नाम नहीं रख सकते क्योंकि हमारा ट्रेडमार्क कॉपीराइट है। तो हमने कहा कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी से उस पत्रिका का लॉन्च करवाया था, पहला प्रधानमंत्री थे वो उस समय। तो इस प्रकार पत्रिका को तो कोई बाधा आई नहीं कभी, फिर उसके बाद निकलती रही और कुछ साहित्य भी छापना शुरू किया, और oshoworld.com के माध्यम से पूरी दुनिया को ओशो के प्रवचन मुफ्त उपलब्ध करवाए। मतलब आपको ऐसे लगता है कि जो ओशो को शेयर करने का काम, या जो उनको जो जगह हर जगह पहुंचाने का जो काम था, वो पुनः उसको विस्तार की बजाय बाधा डाल दिया? बिल्कुल नहीं, उसमें नजरिया अलग हो गया। ये कि हर चीज का कॉपीराइट का मतलब होता है कि रॉयल्टी मिले, खरीद कमर्शियल हो, किताबें छपें कमर्शियल हो। ओशो ने जो देशना दी थी वो ये था कि तुम किसी से रॉयल्टी मत लेना,
तुम जो तुम्हें राजनीति मिलती है उसको भी उनको कहना तुम प्रचार में लगा दो, विज्ञापन में लगा दो। इतनी व्यवस्था की थी। और किताबों के साथ छेड़छाड़ भी ना हो, तुम ही किताबें छापो ज्यादा, क्योंकि वो बाहर के लोग तो छेड़छाड़ करेंगे, उनको तो कमर्शियल ढंग से देखना है। तो जब मैंने देखा कि ये सब होना रहते हुए नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपनी फ्रीडम से बाहर आके काम करूं। तो ओशो जैसा अपना कार्य कर जैसा चाहते थे, जैसा वो आपको उन्होंने बताया कि ऐसे करना है, तो फिर आपको ऐसा लगा कि पूना इसको वैसे नहीं होने दे रहा है, और पूना का भी इतना पूना शब्द कहने की बजाय हम कहेंगे कि ज़ूरिक में जो सेटअप बनाया गया, वो 4 लोगों के सेटअप ने अपने आप को हेडक्वार्टर घोषित कर दिया। और पूना जहां हजारों लोग रहते थे, ओशो का काम कर रहे थे, वो एक तरह से उनके अधीन हो गया। तो ये बात मुझे गवारा नहीं थी, क्योंकि आपको शुरू से पता है कि ओशो कैसा चाहता है। और जो मैं उनको टीवी पर प्रवचन ले जा रहा था, आना शुरू हो गए थे, जैन टीवी, ATN, जी टीवी, इन पर प्रवचन आना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने रुकवा दिए और कहा कि हमसे उनसे डील करवाओ। जब मैंने उनको मिला दिया उनको डील करने के लिए, तो आज तक नहीं आए। तब से मैं इसी आशा से उनको मिलवा भी दिया था कि चलो ये ज़ूरिक या न्यूयॉर्क या कहीं से करेंगे तो ओशो के प्रवचन तो आते रहेंगे, पर आज तक कभी टीवी पर उसके बाद आए नहीं। तो वो बड़ा नुकसान हुआ जब ये रजिस्ट्रेशन हो गई ज़ूरिक में। पर मैंने जितना संभव हुआ है अपनी फ्रीडम के साथ, जैसे हम oshoworld.com में ओशो के ऑडियो भी रखते हैं, कभी वीडियो भी रखते हैं। ऑडियो तो पूरे रखे हुए हैं, प्रवचन जो टेक्स्ट है किताबों का वो पूरा रखा हुआ है, सब रखा हुआ है। तो हम फ्री दे रहे हैं तब से 20 साल से, वो सब उपलब्ध है। वो हमें कोई चुनौती नहीं दे पाया है अभी तक, क्योंकि हम अमेरिका में भी केस जीत गए थे, oshoworld.com का भी और ध्यान के कॉपीराइट का भी। स्वामी जी, आप फिर दिल्ली आ गए तो आपको लगा कि वहाँ से थोड़ा दूर हो जाऊँ और यहाँ पर मैं अपना कुछ खुद का शुरू करूँ, जैसे कि आप ओशो से आपको डायरेक्टली आपको निर्देश है कि कैसे करना है, कैसे। तो यहाँ दिल्ली में फिर ये सुविधा आपके पास कैसे जुटी कि पत्रिका आसान तो नहीं है पत्रिका का। यहाँ स्वामी ओम प्रकाश जी के रहते ही एक ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन का निर्माण कर दिया गया था। जैसे ओशो वर्ल्ड खुला अंसल प्लाजा में, ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन की स्थापना हो गई। और उसका उद्देश्य यही था, ये भी एक ट्रस्ट है और उसके अंतर्गत हम ओशो को फ्रीली अवेलेबल कराएंगे, जो कि किया। और आज सारी दुनिया के ओशो प्रेमी अनुग्रहित अनुभव करते हैं कि उनको कहीं भी बैठे ओशो के अष्टावक्र, महावीर वाणी, जिन सूत्र कुछ भी पढ़ना है, उनको पढ़ना है, सुनना है। सब भारतीयों को या विदेशियों को सबको सहज ही उपलब्ध हो गया। उन सब ने डाउनलोड भी किए और सबको बांटे भी आगे और लिंक भी हुए। और इसमें ओशो वर्ल्ड की भूमिका, स्वामी अतुल की भूमिका निश्चित ही बहुत प्रशंसनीय है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रबल्स, कठिनाइयों के बावजूद भी कितना कोर्ट केसेस में खर्च होता है, कितना समय जाता है, पैसा जाता है, फिर भी उस ओशो की संपदा को बांटने का और उसकी कोई कीमत नहीं मांगने का oshoworld.com के माध्यम से आज भी वो अनवरत चल रही है। और पत्रिका भी शुरू हो गई फिर 2000। पत्रिका कोविड के दौरान बंद हुई थी, अब फिर हम शुरू कर दिया। नहीं समझे, पहली बार पत्रिका 2000 में स्टार्ट 2001 में स्टार्ट। 1 साल के बाद, मेरे आने के बाद। और जब लगा कि नहीं तो ओशो गैलरिया की खबर ही कैसे पहुंचेगी, तो खबर देने के लिए तो पत्रिका चाहिए। मुझे आपका पूरा जीवन अपने आप में एक यात्रा ही रहा और ओशो के साथ आपको बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला। उस सब कुछ में आप कुछ कहना चाहेंगे कि सबसे कीमती बात जो आपके पास को लगती है ओशो की? ओशो अपने शिष्यों को
उनकी साधना के अनुसार, उनकी उनकी जरूरत के अनुसार वैसी साधना या ध्यान पद्धति या कार्य देते रहे हमेशा। तो जो जिसको कार्य देना उचित था वो उन्होंने दिया। ये जरूरी नहीं है कि मैं उसके योग्य हूं कि नहीं हूं, लेकिन मेरी जो अंतरंग आवश्यकता है उसको ध्यान में रख के उन्होंने, मैं समझता हूं कि मुझे उन्होंने ये कार्य दिया जो मैं करता रहा हूं अभी तक, और संपादन का। और ये एक प्रकार से मेरा ध्यान, मेरी पूजा, सब कुछ यही है, यही रहा है। और इसी में मैं सर्वाधिक रिलैक्स एट होम अनुभव करता हूँ, क्योंकि उसमें एक आनंद ये होता है कि जिन माध्यमों से मुझे आनंद मिला वही माध्यम से दूसरों को दे रहा हूँ, पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हाँ, वही एक सेतु बना हुआ मेरा। तो ठीक है, ध्यान की विधियां हैं, उनसे तो निश्चित ही जब जाओ डुबकी लगाओ आनंद मिलता है, पर कार्य ध्यान जो कम्यून में रहा, वर्क मेडिटेशन, वो उनकी जरूरत के अनुसार जो व्यक्ति जिसमें उसको आनंद आता हो, क्राइटेरिया आनंद ही होता है। तो मुझे ये कार्य मिला और मैं वो करता रहा, और कभी ये नहीं लगा कि मेरी अपनी एनलाइटनमेंट, मेरी अपनी यात्रा, मेरा वो, इसमें मेरे से दूसरे जरूर प्रश्न करते हैं कि तुम क्यों इन बातों में पड़े हो, पर वो मेरी निजता है, मैं अपनी निजता का सम्मान करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ करता हूँ, और शेयरिंग है वो मेरी अपनी। और शेयरिंग तो मेरी पहले दिन से शुरू हो गई, जिस दिन मैं ओशो को मिला था। कोई उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम शेयर मत करो, उन्होंने तो भेजा बाहर, ये नहीं कहा कि पहले परफेक्ट हो जाओ फिर जाना शेयरिंग कर लें। और परफेक्ट कभी कोई होता नहीं है, वो तो खुशी आई और खुशी अभी बांट कर तभी होती है जब when you live it, you share it. So, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी हर व्यक्ति को अपनी निजता का सम्मान करना चाहिए और अंदर की आवाज से चलना चाहिए। वही जो ओशो ने हमेशा देखना दी है कि इंडिविजुअल वे ऑफ लिविंग, डोंट बी ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनीबॉडी। प्रतिलिपि मत बनो किसी की, तुम्हारी भीतर से तुम्हारी चेतना क्या कहती है उसकी सुनो। जैसे बुद्ध के वचन है, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, अपदीपो भाव। तो तुम, या उसके पहले ओशो ने गीता पर अक्सर बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने स्वधर्म का अनुसरण करो, उसमें मर जाना भी उचित है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने धर्म के साथ जियो। तो अपने भीतर की धार्मिकता को पहचानना है और अपने भीतर के ताव को अनुभव करना है कि तुम्हारा धर्म क्या है। सारी गीता इसी बात की है कि अर्जुन तू अपने धर्म पर चल। वो धर्म कोई हिंदू मुसलमान वाला धर्म नहीं है, वो धर्म के तुम्हारे भीतर परमात्मा किस रूप में प्रकट होना चाहता है, परमात्मा किस ढंग से तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देना चाहता है, उसकी सुनो। क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय ही उस पथ पे चलो। तो मैं यही कहूँगा कि जो ओशो से संन्यास लेते हैं, ओशो के संन्यास की जीवन शैली से जुड़ते हैं, वो अपना मार्ग स्वयं चुन सकते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो। कसौटी केवल इतनी है कि आनंद होना चाहिए। ओशो बस आनंद और उत्सव, मेडिटेट, सेलिब्रेट। वाह, ये तो आपने बिल्कुल 2 शब्दों में पूरी बात ही पूरी कर दी। मैंने एक बार वेबसाइट बनाई थी meditatecelebrate.com वो भी इन्हीं 2 शब्दों को मैंने उससे पिरोया था। बिल्कुल जैसे इस विराट सागर को आपने 2 शब्दों में पूरा समझिए। बहुत ही अच्छा लगा आपकी
यात्रा और अंतर यात्रा की पूरी कहानी आपने हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।